हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर इन एमईए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पोस्ट में से रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर में, और इसीलिए आज हम इसकी बात करने वाले हैं। एमईए का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर ऐसे कोई बंदे देख रहे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो पता कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में इस मिनिस्ट्री में आपको जॉब करने के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। और इसमें दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक ग्रेड सी का और एक ग्रेड डी का। तो अगर आपको ग्रेड सी का चाहिए तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट का स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, और अगर ग्रेड डी का चाहिए तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितने भी कंप्लीट डिटेल्स है उसकी एक वीडियो यहाँ पर आ रही होगी आई बटन में, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं है बल्कि एमईए की जॉब प्रोफाइल के बारे में है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉरेन पोस्टिंग के बारे में, और एक जो मिथ रिलेटेड है कि स्टेनोग्राफर्स को जो है उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं है इसमें, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बस्ट करेंगे, जानेंगे क्या स्टेनोग्राफर के पोस्ट में भी रिस्पेक्ट मिल सकती है। उसके बाद सैलरी का क्या स्कोप है, कितना सैलरी मिलता है, वर्क क्या करना पड़ता है आपको इसके अंदर, प्रमोशंस के क्या स्कोप, क्या चांसेस होते हैं, और फिर कुछ यूज़फुल चीज़ें और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग के बारे में। तो देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि इंडिया के जो एम्बेसडर थे नॉर्थ कोरिया में 2013 से लेकर के अगले 3 साल तक, वो एक स्टेनोग्राफर ही थे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। एम्बेसडर का मतलब आई होप कि आप सबको पता होगा, जो भारत के राजदूत थे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे नॉर्थ कोरिया में। अब आप बोलेंगे कि यार नॉर्थ कोरिया तो बहुत ही बेकार सा देश है, इतना खतरनाक देश है, आप लोगों ने न्यूज़ में देख लिया होगा। लेकिन देखिए, बात ऐसी नहीं है, देश उतना भी खतरनाक नहीं है जितना न्यूज़ वाले आप लोगों को दिखा देते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर जो आप है भारत के दूतावास में आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो समझ लीजिए कि भारत के दूतावास की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, तो वहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा होगा। और आप समझ सकते हैं कि आपका रिस्पेक्ट, आपका ओहदा क्या होगा जब आप बोलेंगे कि मैं भारत का राजदूत हूँ, मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ नॉर्थ कोरिया में। और वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वहाँ के एम्बेसी में, वो सब आपके अंडर में काम कर रहे होंगे। जितने भी क्लर्क वगैरह होंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क और बाकी जो दूसरे लोग सेलेक्ट होकर के जाते हैं, वो आपके अंडर काम करेंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ज्वाइन होते के साथ आपको इस तरह का पोस्ट मिलने का चांसेस होता है, और इस तरह के पोस्ट इनफैक्ट बहुत काफ़ी रेयर होते हैं, क्योंकि जनरली ये आईएफएस को, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को दिया जाता है, जिसके लिए यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं, देखिए अभी रिसेंट में भी आया है, और उसके बाद पहले भी बहुत बार ऐसे मौके आ चुके हैं जबकि एक स्टेनोग्राफर ही रिप्रेजेंट करता है, एक एम्बेसडर बन करके जाता है दूसरे देश में। तो ये समझ सकते हैं आपके लिए कितना ही गौरव का बात होगा और कितना रिस्पेक्ट का बात होगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया के एम्बेसडर बनने का आपका चांसेस होता है कुछ साल के बाद, जब आप थोड़ा सा प्रमोशन ले लेते हैं तब। ये तो बात हो गई कि प्रमोशन का और ये सब का करके आप जो है थोड़ा रिस्पेक्ट ले लेंगे। लेकिन उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग से आपको क्या फ़ायदा है? तो देखिए, फॉरेन पोस्टिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप एलडीसी से फॉरेन पोस्टिंग ले, या एएसओ बने, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर स्टेनोग्राफर, कहीं भी अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा फॉरेन अलाउंस, जो कि होता है कंप्लीटली टैक्स फ्री, यानी इसके ऊपर टैक्स आपको नहीं लगेगा। ये फॉरेन अलाउंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, तो इसीलिए 1800 से लेकर के $2900 तक हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर डॉलर्स में आपको पेमेंट होता है, या फिर यूरोज़ में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में पोस्टेड होंगे तो इसकी इक्विवेलेंट में आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमाउंट कितना ज़्यादा है। उसके बाद जो आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक पे, वो बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको फॉरेन अलाउंस भी मिलेगा। और अगर इस तरह की किसी कंट्री में आपका पोस्टिंग होता है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हीट अलाउंस, कोल्ड अलाउंस, ऐसे कर करके इसके ऊपर और आपको अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस इतना ज़्यादा और सैलरी इतना ज़्यादा होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये अच्छे से टक्कर दे देता है। और जो इसमें लोग काम करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आप महीने का लगभग कम से कम लाख रुपया तो बचा ही लीजिएगा। अगर आप सही से स्पेंड करिएगा तो लाख रुपया आपका सेविंग्स में आएगा। बाकी तो आपका जो स्पेंडिंग होगा सो होगा ही, बट अगर आप सही से बचाना चाहेंगे तो लाख रुपए के लगभग आप महीने का सेव कर लेंगे अपने अकाउंट में। तो आप समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ से सेव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आपके पास कमाने का चांस है। जो कि जनरली जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग होते हैं वो लोग भी ऐसी चीज़ों का सपना देखते हैं कि इतना मुझे सैलरी मिल जाए। तो ये आपको यहाँ पर अगर आप ग्रेड सी में ज्वाइन कर लेते हैं या ग्रेड डी में और फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं, जो कि आपको 2 साल के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 2 साल के बाद क्या होगा, अगर आप सर्विस ले लेंगे तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं फॉरेन पोस्टिंग के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपसे चॉइसेस लिया जाएगा कि आप कौन से जगह में जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन पोस्टिंग ही ले। बहुत से लोग इससे डर भी जाएंगे कि मैं फॉरेन पोस्टिंग नहीं लेना चाहता, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी मिनिस्ट्री फोर्स नहीं करेगी कि आप फॉरेन पोस्टिंग लीजिए, आप ज़िंदगी बिता सकते हैं अपना दिल्ली में ही रह के। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एमईए ले रहे हैं तो फिर एमईए का पूरा फ़ायदा उठाइए, आप सिर्फ दिल्ली में क्यों रहिएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते फॉरेन तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं भी जा सकते। और हाँ, 2 साल के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत 2 साल के बाद आप चले ही जाइएगा। 2 साल के बाद भी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है, वैकेंसीज़ के ऊपर ये सब डिपेंड करता है, लेकिन आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी।
जाएगी। उसके बाद बहुत से लोगों का ये रहता है कि इसमें क्या होम पोस्टिंग वगैरह का क्या चांसेस रहता है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, थोड़ा सा अगर आपका अच्छा कॉन्टैक्ट्स है और रूल्स वगैरह को आप सही से समझ पाएंगे, तो आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो आपने देखा होगा आपके शहर में, जैसे बड़े बड़े कुछ शहर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पासपोर्ट ऑफिसेस वगैरह होते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ पे भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास थोड़ा इसका भी चांसेस होता है कि आप होम पोस्टिंग वगैरह ले लें। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा रेयर होता है, ये मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ। आप देखिए कि अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं तो आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो देखिए, ये जो है ये शहरों में आपका पोस्टिंग होता है, जहाँ पे भारत के दूतावास या कॉन्सुलेट वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा। तो ये शहर हैं कुछ ये कैटेगरीज में बटे हुए हैं, जैसे A+ का कैटेगरी है, फिर B का कैटेगरी है, C का कैटेगरी है और हार्ड C का कैटेगरी है। तो देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर जो है शहर बटे हुए हैं, आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। जैसे ये न्यूयॉर्क A+ वाले पार्ट में आता है, उसके बाद A में लंदन, पेरिस, मैड्रिड, ये सब। B में कौन सा आता है, C में, और हार्ड C में कौन सा। अब हार्ड C में ऑब्वियसली ऐसे देश है, जो ऐसी कंट्रीज़ के सिटीज़ हैं जो थोड़े से खतरनाक है, जैसे काबुल या अफगानिस्तान वाला हो गया। अब काबुल में बॉम्बिंग वगैरह होते रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर बॉम्ब गिर जाएगा किसी दिन। आपको ऐसी फालतू चीज़ों की टेंशन बिल्कुल नहीं है। आपको वहाँ की जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी, वो आपके ऑफिस को और आपके लिविंग क्वार्टर्स को गार्ड कर रही होंगी। तो आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, सब फालतू बातों में नहीं पड़ना है कि मेरे ऊपर ये हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा जो है डर तो रहता ही है कि आप काबुल वगैरह में आपका पोस्टिंग होता है तो, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको जो है ये फॉरेन अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका किस्मत अच्छा लगा, लक ने साथ दिया, तो आपका सिडनी वगैरह में अगर पोस्टिंग हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका लाइफ कितना अच्छा होगा, घूमने फिरने का कितना अच्छा आपको मौका मिलेगा। तो इस चीज़ की वजह से ये जो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव सर्विस होता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ सिंपल सी सैलरी के बारे में। तो सैलरी देखिए, इसमें दो तरह का पोस्ट होता है, ग्रेड डी और ग्रेड सी। ग्रेड डी में आपको लेवल 4 का 7th पे के हिसाब से लेवल 4 का, और ग्रेड सी में लेवल 7 का, ठीक है। इतना सैलरी मिलता है। तो इसमें लगभग आपका 40,000 के लगभग में ग्रॉस सैलरी बनेगा, जिसमें से डिडक्शन होने के बाद लगभग आपको 34 से 36,000 मिल जाएगा, ठीक है। ये इन हैंड सैलरी हो जाएगा। और ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जब तक ज्वाइनिंग होगा तब तक ये थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, क्योंकि डीए वगैरह जो है वो अब बढ़ने वाला है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। हर साल 2 साल में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो ही जाता है डीए में। तो जब तक हो सकता है आप ज्वाइन करिएगा, सैलरी और बढ़ चुका होगा, तो वो उस टाइम आकर के ये मत कमेंट करिएगा कि आपने गलत सैलरी बता दिया था। मैं एक बस अप्रॉक्स लेकर के चल रहा हूँ। फिर लेवल 7 ग्रेड सी, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड सी में आपको लेवल 7 का पोस्टिंग मिलता है, और इसमें 67,000 का ग्रॉस, और कटा के आपको लगभग हाथ में 58 से 60,000 के आसपास में मिल जाएगा। ये मैं दिल्ली पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। फॉरेन में तो आपको पता ही, फॉरेन अलाउंस इसके ऊपर बन ही जाएगा, जो आपका बेसिक होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आपका इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्शंस वगैरह के बाद। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको लेवल 7 का मिल रहा है, जो कि बहुत सारे सीजीएल वाले मेरे दोस्तों को भी नहीं मिल पाएगा लेवल 7 वाला, अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्री का एग्जाम देना है और सिर्फ एक स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है। हालांकि स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लेवल 7 तक पहुँच सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ऊँचे लेवल की पोस्टिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि आपको काम क्या करना रहता है। तो देखिए, आपका काम जो है बेसिकली होता है कि जो IAFS ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आपको अटैच किया जाता है, और आप एज एन असिस्टेंट उनके काम करते हैं, यानी कि उनको असिस्ट करते हैं उनके जॉब्स में। तो जैसे कि डिक्टेशन वगैरह आप लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, स्टेटमेंट्स ये सब जो अनाउंस करना होता है, जो आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो PDF वगैरह आते हैं छप करके किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स वगैरह का, उस सब के लिए आप बेसिकली वही सब में काम करते हैं। डिक्टेशंस लेना आपका मेन काम होता है, इसलिए आपको डिक्टेशंस की अच्छी प्रैक्टिस अभी से करवाई जाती है। और हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इंग्लिश वाला ज्वाइन कर सकता है या केवल हिंदी वाला ज्वाइन कर सकता है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। दोनों के लिए ये एलिजिबिलिटी खोली रहती है, और इसके लिए वैकेंसीज आती हैं हर साल। तो इंग्लिश हिंदी ये सब का आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों लोग इसमें एलिजिबल बिल्कुल रहते हैं। और मेन आपका काम एज एन असिस्टेंट ही रहता है। आगे चल करके जब आप बनेंगे तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी इस तरह से रहेंगे। तो काम आपका मोर और लेस वही रहता है, बस जितने आप सीनियर हो जाएंगे उतने ज़्यादा सीनियर IAFS ऑफिसर्स और एम्बेसडर्स के साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका अटैचमेंट वाला काम रहता है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह दे करके आप जो है अपना चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंटल एग्जाम का स्थिति जो है इसके अंदर थोड़ा सा सही नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहता है। आगे हम लोग प्रमोशंस का भी बात कर लेते हैं। तो प्रमोशंस देखिए, सबसे पहले एक बंदा हो सकता है ग्रेड डी में ज्वाइन करता है, तो उसके बाद उसको 5 to 7 ईयर्स का वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो प्रमोट होकर के जा सकता है। उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है ग्रेड सी में, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में जाने का। लेकिन ये सब डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका 5 साल पूरा हो गया तो अब आपको मिल करके रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका वैकेंसीज होगा जो जनरली रहता है नीचे के लेवल में पोस्ट में, तो मिल ही जाएगा। अब जो डायरेक्ट ग्रेड सी में ज्वाइन किया उसको तो ये 7 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, वो 8 से 10 साल का अगर वेट कर लेता है तो फिर उसके बाद वो बन सकता है प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि काफ़ी ऊंचे लेवल की पोस्ट होती है। हालांकि काम वही रहेगा। उसके बाद 9 से 10 साल का जब आप वेट करते हैं तो उसके बाद आप बन जाएंगे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि एक गजेटेड पोस्ट होती है। गजेटेड पोस्ट, आई होप आपको पता होगा कि गजेटेड पोस्ट का क्या मतलब है। आपके पास साइनिंग अथॉरिटी, आपका अपना सील और बाकी जो चीज़ें आपको मिलती है, या फिर इसको प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी कहते हैं।
और इसके बाद 6 से 7 साल, जो कि थोड़ा रेयर होता है, इतना वेटिंग जनरली लोग ज्वाइन करते करते लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आगे वैकेंसीज हैं, तो आप फिर फाइनली बन सकते हैं सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि अगेन गेजेटेड पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये है इसका प्रमोशन का स्कोप। यहाँ पर प्रमोशन पूरी तरह से टाइमली है। बीच में अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी खुलती हैं, जो कि पहले खुला करती थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स है वो धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज अबॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हो रहा है। तो अब पता नहीं इसका क्या होगा, मैं इसके बारे में कुछ आपको श्योरिटी से नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अगर होते हैं तो आपके पास और चांसेस है कि आप स्टेनोग्राफर से जंप करके ASO और SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वाली चीज़ों में भी घुसने के चांसेस होते हैं अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आपके टाइम तक रहते हैं। तो यहाँ पे मैं तो लगा दे रहा हूँ, लेकिन टाइमली प्रमोशन जो है वो ये वाला तो आपको मिलेगा ही, और यहाँ पर जो है वर्क आपका काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वार्टर्स के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं। तो क्वार्टर्स देखिए कि आपको जो है काफ़ी इजीली और कंपैरेटिवली काफ़ी क्विकली मिलेंगे दूसरे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में। यहाँ पर वेटिंग पीरियड वाला कोई झमेला नहीं होता है। तो लगभग 1 साल जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको क्वार्टर मिल जाएगा। यहाँ वेटिंग पीरियड का कोई झमेला नहीं है, 1 साल के बाद आपको क्वार्टर मिल ही जाएगा। 2 BHK का फ्लैट आपको अलॉट होता है अगर आप HQ यानी कि दिल्ली में पोस्टेड होंगे तो, और अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो 3 BHK का आपको फ्लैट जो है मिलेगा, जिसमें कि सारे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, और आपका खर्चा जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर के बच जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि फॉरेन पोस्टिंग के बारे में और भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जो आपको बताना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग को मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उनको ये सब चीज़ें देख के थोड़ा सा मोटिवेशन तो आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके जो बच्चे होंगे, 2 बच्चे, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 बच्चों के लिए आपको फॉरेन स्कूल्स में, टॉप के फॉरेन स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद आपको और आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि आपके वाइफ को या हस्बैंड को, और आपके जो बच्चे हैं 2 बच्चों को, इन सब को फ्री मेडिकल केयर मिलेगा वहाँ के टॉप हॉस्पिटल्स में, फ्री मेडिकल केयर, और मतलब आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स को आप प्रूव करते हैं कि वो आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, तो आपके पेरेंट्स का भी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। इसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग का कोई लफड़ा नहीं है। जैसे बहुत लोग जो IFS वगैरह के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि IFS का जब फॉरेन पोस्टिंग होता है तो उनको लैंग्वेज का ट्रेनिंग करना पड़ता है, जैसे रशियन, जापानीज, इस तरह का कोई भाषा सीखना पड़ता है। लेकिन आपके साथ ये सब समस्या बिल्कुल नहीं होता। बस फॉरेन में आप जा रहे हैं, आपको कोई लैंग्वेज की समस्या नहीं है। हाँ, बेसिक इंग्लिश आपको जाननी ही होगी, क्योंकि आप फॉरेन में सर्वाइव कैसे करिएगा बिना वहाँ की लैंग्वेज जाने के लिए। वहाँ तो हिंदी नहीं जानता, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं होता कि आपको एकदम कड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग का कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद पोस्टिंग का जो लोकेशन है, जैसे हार्ड C और A और A+ वाले जो मैंने सिटीज़ बताए थे, तो बहुत से लोगों को ये मन में डाउट आ गया कि मेरा जितना अच्छा रैंक होगा मुझे उतने अच्छे सिटीज़ मिलेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आपका जो है थोड़ा सा लक का इसमें फैक्टर है, और कहाँ पे वैकेंसीज खुलती हैं ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। SSC रैंक के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस का जो कंडीशन है, जो आपका दिल्ली वाला ऑफिस है या फिर आपको फॉरेन में कहीं भी ऑफिस रहेगा, एकदम टॉप नॉच होगा, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस होगा, एकदम कॉर्पोरेट प्राइवेट ऑफिस के जैसा आपको फील आ जाएगा। वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसे पोस्टल असिस्टेंट, ये सब जो चीज़ें होती है वहाँ पर टूटा फूटा ऑफिस होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एकदम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद 2 तरह के स्टेशन होते हैं, यानी कि जो सिटीज़ होते हैं, एक नॉर्मल स्टेशन होते हैं और एक हार्ड स्टेशन होते हैं। हार्ड स्टेशन वही जो मैंने बता दिया, जो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा वगैरह होता है या वेदर कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती है, तो वहाँ पर आपका पोस्टिंग सिर्फ 2 साल का होगा, और जो नॉर्मल स्टेशन है वहाँ 3 साल का होगा। 3 साल या 2 साल का पोस्टिंग खत्म करने के बाद आप दिल्ली वापस आ सकते हैं, या फिर दूसरे जो है सिटीज़ में ले सकते हैं। जनरली 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। दूसरे पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर में कूलिंग ऑफ पीरियड का बारे में मुझे उतना सही से जानकारी नहीं मिल पाया, लेकिन जनरली इसमें भी कूलिंग ऑफ पीरियड 1 साल का होना चाहिए, जिसमें कि आप वापस आएंगे अपने देश यानी कि भारत, और उसके बाद 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप फिर से ले सकते हैं फॉरेन पोस्टिंग। नेक्स्ट जब आप फॉरेन पोस्टिंग लेने जाइएगा तब भी वही सारे रूल्स आएंगे, यानी कि फिर से वैकेंसी आएगा, फिर से आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा, और उसी तरह से होगा, ठीक। कुछ स्टेशन इसमें ऐसे होते हैं जो नो फैमिली स्टेशन होते हैं, यानी कि जहाँ पर आप फैमिली को लेकर के नहीं जा सकते। तो वैसे केस में क्या होगा कि आपकी फैमिली जो है, आपका दिल्ली वाला जो आपका फ्लैट दिया जाएगा उसमें ही रह सकती है। ऐसा कोई बात नहीं कि उनको बेघर कर दिया जाएगा, बस कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर आप नहीं ले जा सकते। और उसके बाद एक और बेनिफिट है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में आपके बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं आपके साथ रह करके, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में उनके लिए एक स्पेशल अलग से कोटा होता है। उसके बाद जो आप फॉरेन में घूम सकते हैं, घूमने फिरने में आपको खर्चे कम लगेंगे, वीज़ा वगैरह का कहीं समस्या नहीं आएगा। और एक बार जब आप गेजेटेड लेवल के पोस्ट पे आ जाएंगे तो आपको डिप्लोमेट लेवल का जो पासपोर्ट मिलेगा, डिप्लोमेट पासपोर्ट जो होता है, जो कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट होता है इंडिया का, वो आपको मिलेगा। हालांकि उससे पहले भी आपको ऑफिशियल पासपोर्ट मिलेगा जो वाइट वाला होता है, तो उसका भी अच्छा खासा पावर होता है। लेकिन जब एक बार आप गेजेटेड पोस्ट पे आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं आप इतने ऊँचे लेवल के पोस्ट पे आएंगे और आपको इतना पावरफुल पासपोर्ट वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट भी अच्छा है और
सब कुछ बेहतरीन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टेनोग्राफर के पोस्ट में रिस्पेक्ट नहीं होता, सीजीएल से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे जगह पर यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। बस गिवन है कि आपको स्किल टेस्ट का बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि इसमें मेन जो कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है, वो स्किल टेस्ट का ही होता है। स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जिन्होंने तैयारी किया है, मैंने किया है, सबने किया हो, तो वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्किल टेस्ट का तैयारी करना कितना मुश्किल काम होता है। तो अगर वीडियो में मुझसे कोई भी चीज़ें छूट गई होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो 90% लोग ऐसे हैं, मुझे दिखा रहा था यूट्यूब में, कि वो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते लास्ट में। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।